देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ तमाम साहित्यकार, कवि, रचयिता हमारे बीच मौजूद और बहुत ही खास बातें उनकी तरफ से कही गई। और जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान पर अंशु गुप्ता जी ने जिक्र किया, बताया और हमें समझाया कि कितनी महत्वपूर्ण है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उसमें भी हमें ये समझना होगा कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसमें सामने वाला कैसे उसे स्वीकार कर रहा है, हमें उसकी भी भावनाओं को समझना होगा। धन्यवाद। और तो मैंने विवेक का और निशु जी का जो सुना डिस्कोर्स, आप मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, तो ऐसे अति विनम्र और अति प्रतिभाशाली व्यक्तियों का गाजीपुर में आना और इस फंक्शन के लिए समय निकालना हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे दोस्त थे मुनव्वर राना साहब, मैं उनको बड़ा मिस करता हूं। आधुनिक शायरों में मैं उनकी मानता हूं कि बड़ी अहमियत थी, बहुत गूढ़ बातों को बहुत सरलता से रखा। उन्हीं का एक शेर है, इनके सम्मान में पढ़ूंगा कि तुम हम सफ़र थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, तुम हम सफ़र थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, मंजिल भी आ गई मुझे चलना भी कम पड़ा। तो ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो आपकी मंजिल आसान बना देते हैं और आपको सफ़र की थकान नहीं पता चलती। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उपेंद्र सर एंड थैंक यू अंशु सर। वो एशिया के फोर्ब्स ने उनको 10 बेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर्स में गिना है। गूंज की छाप सिर्फ भारत में नहीं, एशिया के अनेक देशों में है। कल ही वो कहीं बाहर जा रहे हैं देश से और फैमिली में भी क्राइसिस है, फिर भी वो आए। तो आई वुड लाइक टू यू क्लैप अगेन फॉर अंशु सर, थैंक यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी उपेंद्र भैया से कि वो 2 शब्द कहें। वी आर एट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, इसको सम अप करें भैया। सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले भारत डायलॉग्स की टीम ने ये जो गाजीपुर में अज्ञात में छलांग लगाने का साहस किया, गाजीपुर का तो पता था हमें, लेकिन फंक्शन हम कर पाएंगे ये नहीं पता था हमें, और फंक्शन सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है ये भी नहीं पता था उन्हें। तो इसके लिए सबसे पहले पूजा को, विवेक को मैं दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद दूंगा। दूसरा, भारत एक्सप्रेस की जो टीम थी वो वरुण जी के नेतृत्व में, पूजा दुबे जी के नेतृत्व में अपना काम कर रही थी। और इसी बीच में हम दोनों के परिवार में एक एक मृत्यु हुई। विवेक की दादी जी चल बसी, मेरे सगे बड़े भाई चल बसे, और दुखद ऊपर से ये रहा कि दिल्ली में मैंने उनको शुगर के लिए एडमिट कराया था, शुगर चेकिंग के लिए। हॉस्पिटल में 2 दिन यूं ही डॉक्टर ने देखभाल के लिए रखा, और जिस दिन उनका डिस्चार्ज था उस दिन उनकी हृदय गति के रुकने से निधन हुआ 25 अक्टूबर को। तब कार्यक्रम और करीब आ रहा था। ये भी विचार बना कि कार्यक्रम हम कैंसिल कर दें, आगे बढ़ा दें, लेकिन फिर हम तीनों ने मिलकर तय किया कि नहीं, कार्यक्रम उसी तिथि पे सुनिश्चित करेंगे जिस तिथि पे हमने किया है। और ये भी जीवन का एक पक्ष है, और जीवन और मृत्यु भी जीवन का एक पक्ष है, उसका बहादुरी से हम सामना करेंगे, क्योंकि बड़ा दुखद होता है ऐसी स्थितियों में, लेकिन हमने हिम्मत बनाए रखी। और सबसे बड़ी बात है कि ये पता हमें चला कि अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो 2 कदम बढ़ा के लोग आप तक जरूर पहुंचने की कोशिश करते हैं। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक टेस्टमोनी है हमारे इस भरोसे का कि गाजीपुर के लोगों के मन में अभी साहित्य, सौंदर्य, कविता, श्रृंगार, इसके लिए बहुत खूब सारी जगह बची हुई है। और हमारे लोग अभी अपने अंदर इतनी जगह बचा कर रखे हुए हैं कि उनके अंदर इतना कोरा कागज है जिस पे कुछ लिखा जा सके, कुछ बनाया जा सके। देखिए, वहाँ बहुत दिक्कत होती है जहाँ पे कुछ लिखने के लिए या कुछ कहने के लिए या कोई एक्सेप्टेबिलिटी रिसेप्टेबिलिटी न हो। तो यानी हमारे गाजीपुर के लोग छपे हुए अखबार नहीं है, कोरे कागज भी हैं जिन पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। छपा हुआ अखबार तो आपके घर में आता है, 2 घंटे बाद उसका मूल्य रद्दी जैसा हो जाता है। कोई कबाड़ी अगले दिन आ जाए तो भी हम उसको बेच ही देते हैं। बहुत सारे लोग बेच देते हैं, घरों में जगह बची रहे कम से कम। तो कम से कम मैंने ये देखा, ये अनुभव किया कि इतनी संजीदगी, इतनी सेंसिटिविटी हमारे गाजीपुर के लोगों में है कि अभी भी कम से कम लिटरेचर फेस्टिवल के लिए लोग पूरे पूरे दिन समय निकाल के आए, जुड़े रहे और लोगों को सुना, लोगों ने अपनी बात कह के आनंद पाया।
और हम सब ने आयोजक होने के नाते तिगुना आनंद पाया। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत अच्छा भाव रहा और लोगों का बहुत प्रेम मिला। प्रेम पर एक कविता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है कि रूमी की है, मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन कविता बड़ी प्यारी है, दो प्रेमियों के बीच की है, इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि ये जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा मसला है। और मुझे लगता है कि अगर जीवन में हम इस तरह से प्रेम पूर्ण रहें अपने रिश्तों में, तो 90% से ज़्यादा समस्याएं ऐसे ही हल हो जाती हैं। तो कविता इस तरह से है कि दो प्रेमियों के बीच का संवाद है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच का। प्रेमी कहता है कि अब हम शादी करेंगे, घर बसाएंगे और एक साथ रहेंगे। तो प्रेमिका कहती है कि घर भी बसाएंगे, शादी भी करेंगे, लेकिन हम वैसे ही रहेंगे जब हम पहली बार जैसे मिले थे। तो प्रेमी पूछता है कि मैं समझा नहीं। तो प्रेमिका ने कहा कि मैं भी नाव चलाते हुए बीच नदी में आ रही थी, तुम भी अपने घर से नदी के इस तरफ से नाव चलाते हुए उस तरफ जा रहे थे। हम जिस तरह से मिले थे, जैसे तुमने छलांग लगा के हमारी नाव पर आके हमसे बातचीत करना चाहा, कभी मैंने अपनी नाव से तुम्हारी नाव पे छलांग लगा के बातचीत करना चाहा। हम जरूर शादी करेंगे, हम बच्चा भी पैदा करेंगे, लेकिन हम एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। तुम नदी के उस किनारे रहना, मैं नदी के इस किनारे रहूंगी। मैं तुमको वहां से देखा करूंगी, तुम मुझे वहां से देखा करना। तो कई बार क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समस्याएं, तलाक रेट सबसे कम है लेकिन समस्याएं सबसे ज्यादा हैं। और मैंने तो यहाँ तक समझा है कि कई बार मुझे ऐसा लगने लगा है, जब मैं इस उम्र के पड़ाव पे पहुंचा हूं और यूजुअली मतलब लगभग 87 कंट्री में घूम चुका हूं, जिसमें से 50 देश तो सरकारी डेलीगेशन में घूमा हूं मैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो शादी नामक संस्था है वो प्रेम की हत्या की गारंटी हो गई है। मैंने जितने जोड़ों से बात की है अपने 29 साल के कैरियर में, मैंने कहीं प्रेम नहीं पाया, समझौता पाया। तो मुझे अब ये पक्का समझ आ गया है कि शादी में प्रेम नहीं बचता। अगर किसी कवि ने ऐसी कविता लिखी और ऐसी भावना लिखी, तो मुझे लगता है कि सही ही लिखा होगा। उसकी समझ शादी के बारे में और साथ एक छत के नीचे रहने के बारे में बड़ी गहरी रही होगी। जापान में 1000 सालों से ये प्रैक्टिस है, इतिहास में दर्ज है। आप लोग गूगल चैट जीपीटी करके देख लीजिए कि जापान में सबसे दुनिया में कम तलाक रेट है, क्योंकि वहां पति पत्नी एक कमरे में नहीं सोते, अलग अलग सोते हैं। साथ रहते हैं लेकिन सोते अलग अलग हैं। एक की खर्राटे दूसरे की नींद को परेशान नहीं करती और दोनों की प्रोडक्टिविटी 100 टाइम्स ज्यादा होती है। यहाँ अगर पत्नी उठ के दूसरे कमरे में सोने चला जाए, पति उठ के दूसरे कमरे में सोने चला जाए, तो दोनों एक दूसरे का अलग होना बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन दोनों लड़ेंगे जरूर और दोनों शिकायत जरूर करेंगे कि तुम्हारी खर्राटे से मेरी नींद टूट जाती है, तुम्हारे कारण जो है मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, तुम लेट आते हो, बच्चे को सवेरे जगना होता है। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये सोशल ताना बाना हमारा है, इसको भी स्वस्थ करने की जरूरत है और साहित्य इसको स्वस्थ करता है, विचार इसको स्वस्थ करता है, प्रेम इसका इलाज करता है। तो इसका भी इलाज होना चाहिए। और साहित्य है क्या? साहित्य हमारे जीवन का वो सुंदर पक्ष है जो हमें और सुंदर बनाता है, और उसी का एक हिस्सा जो तारीख मेंटेन करता है वो इतिहास बन जाता है। आज चूंकि 3 दिनों से बनारस 7 तारीख को और 2 दिन जो है 8-9 यहाँ गहन मंथन हुआ, ऊपर भी हम लोग बहुत अच्छी चर्चा हुई, बातचीत हुई। इस तरह के चर्चाओं का दौर इस लिटरेचर फेस्टिवल में जारी रहेगा। मैं विवेक और पूजा को कहना चाहूँगा कि 7, 8, 9 नवंबर हर साल गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम वो समर्पित करें। इसमें जो कुछ भी होगा वो सब भारत एक्सप्रेस देख लेगा, कोई खर्चे वर्चे की चिंता ना करें। तो ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तो आज जो कुछ भी हूँ, जैसा भी बना हूँ, वो किताबों के योगदान से बना हूँ, विचारों की ताकत से बना हूँ और सोच समझ से बना हूँ। और ये सारा कुछ निर्माण जो है, शरीर तो माँ बाप हमें दे देते हैं, ये नहीं पता चलता कि आत्मा कब प्रवेश करके आई, ये दुनिया में कोई नहीं बता पाया। लेकिन आत्मा और शरीर के मिलन के बाद जब बच्चा माँ के गर्भ से निकल जाता है तो वो कैसा निर्मित होता है, वो वैसा ही निर्मित होता है जैसे उसके माँ बाप होते हैं, परिवार का संस्कार होता है।
और परिवार से बाहर वो जो चुनाव लेकर के, जो सपने लेके छलांग लगाता है और उस दिशा में आगे बढ़ता है, फिर वो वैसा निर्मित हो जाता है। अब वही कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो कई बार संगत से लोग कायर भी बन जाते हैं, कई बार बहादुर भी बन जाते हैं, कई बार संगत से आदमी कुछ भी नहीं बन पाता, जो होता है वो भी नुकसान हो जाता है। हर तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन जहां जीवन के सामने जितनी चुनौतियां हैं, वहां जीवन जीने के उतने गहरे आयाम हैं, वहां से आदमी उतना गहरा और बेहतर बन के निकलता है, उतना ही चुनौती स्वीकार करने की उसके अंदर ताकत और उसके अंदर मादा पैदा होता है। और ये हमें तब पता चलता है जब हम किताबों के संपर्क में आते हैं या किसी भी रूप में किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, जो हमारी कल्पनाओं को और उड़ान देता है, हमारी हिम्मत को और मजबूत करता है, हमें सोचने की और ताकत देता है, हमें ऐसा महसूस कराता है कि किसी पल में हमने भी तो ऐसा सोचा था, किसी पल में भी हमने भी तो ऐसा सपना देखा था, किसी पल में हमने भी तो ऐसा चाहा था। ऐसा जब बार बार हम चाहने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे साथ घटने लगती है। और बहुत बार मैं स्वयं इसका अनुभव करने वाला व्यक्ति हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटी हैं जिन चीज़ों को मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले साल का हमारा जो आयोजन हो और बड़े स्केल पर हो, और भव्य हो, और दिव्य हो, और सुंदर हो, और देश ही नहीं दुनिया के और देशों से विचारक आएँ और उनके लिए हम गाजीपुर में बेहतर से बेहतर इंतजाम करें, या अगर गाजीपुर में ना करें तो बनारस में ही करें, लेकिन वो रोज गाजीपुर में आए, 8 घंटा यहाँ बिताएं, जाके बनारस में सो जाएं। कुछ इस तरह की व्यवस्था हम जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः भारत डायलॉग्स की पूरी टीम को, होटल नंद रेजिडेंसी के पूरे प्रबंधन को, भारत एक्सप्रेस की पूरी कैमरा टीम, क्रू टीम और जो एडमिन टीम के लोग हैं, वरुण जी, पूजा जी, इन सभी लोगों को दिल की गहराइयों से, पूजा को, विवेक को बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम को सफल और सुंदर बनाने के लिए। गाजीपुर के लोगों का भी, इस सभागार में बैठे सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया। प्लीज रुकेंगे, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं ऐसी ही हूँ, मैं थिएटर से हूँ, मुझे स्टेज पे कभी भी आ जाने की और बात करने में कोई हिचक नहीं होती है, और यहाँ मेरी हिम्मत, मेरा भाई मेरे साथ खड़े हैं। मैं शेरपुर की पहली लड़की हूँ जो उस दिन शमशान घाट तक गई, क्योंकि मेरे भाई ने कहा कि तुम चलो। तो ये प्रोग्राम पैसे से नहीं हो रहा है, ये उस हिम्मत से हो रहा है जो ये भाई बहन की हिम्मत है। विवेक भैया को प्लीज ये छोटा सा एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये हमारे चीफ पेट्रन हैं इस फेस्टिवल के। वी आर सो इंस्पायर्ड भैया। गाजीपुर, आपको अगला एडिशन चाहिए तो ताली थोड़ी बजानी पड़ेगी। थैंक यू।